मैं फिर कहता हूं कि चिड़िया अपने घोंसले से बड़ी है। घोंसले से बड़ी चिड़िया का अपना कोई मोह नहीं होता। वो दूसरों के चुगे दानों में अपना त्याग बीनती है। अक्सर आप कहते हैं कि मेरे वीडियो गंभीर विषय पर होते हैं, परेशान करने वाले और कई बार चिंता में डालने वाले। तो मैंने सोचा कि कम से कम एक एपिसोड तो ऐसा हो जहां आपको ये सो कॉल्ड चिंता ना हो। इसीलिए आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बनी हुई इस ओखला बर्ड सेंचुरी में, जहां हर साल सैकड़ों हजारों प्रवासी पक्षी आया करते हैं। लेकिन अब तापमान बढ़ने के कारण इनके वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कितनी अद्भुत बात है ना कि हजारों किलोमीटर दूर से ये प्रवासी पक्षी यहां हिंदुस्तान में पहुंचते हैं और फिर अलग अलग जगहों में वक्त गुजारकर कुछ महीनों बाद वापस लौट जाते हैं। मैं एक प्रेक्षक के तौर पर पिछले कई महीनों से इन परिंदों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा हूं और इस बारे में मैंने कुछ पक्षी विज्ञानियों से बात भी की है। पहला सवाल तो जहन में यही उठता है कि आखिर ये पक्षी जो साइबेरिया और मध्य एशिया के इलाकों से और दूसरे देशों से यहाँ आते हैं, वो आखिर आते क्यों हैं और ये पलायन यानी ये माइग्रेशन करते क्यों हैं? ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो वाटर बर्ड्स हैं। उसमें ये आपके डक्स और गीज और एक कैटेगरी है बर्ड्स की, वेडर्स उनको कहते हैं, जिनके टांगें लंबी लंबी होती हैं और पानी में वो वेड करके चली जाती हैं। चाहे उसमें हिंदी में हम चाहे बोलते हैं उनको। तो ये कैटेगरी ऑफ बर्ड्स हैं और अगर स्पीशीज़ के हिसाब से देखा जाए तो दर्जनों स्पीशीज़ होंगी इसकी। और इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नेस्टिंग होती है उनकी। और फिर जैसे जैसे वहाँ पे जाड़ा आता है और बिल्कुल ही सारे उनके एरियाज़ जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं, तब वो माइग्रेट करना शुरू करती हैं साउथ की तरफ। उसमें बहुत सारे ये वर्टिकल सेंस में माइग्रेशन है, नॉर्थ टू साउथ एक्सिस पे। तो इसमें बहुत सारे हिंदुस्तान भी आती हैं, इंडिया भी आती हैं बर्ड्स, और यहाँ पे पूरे जाड़े भर यहाँ पे अपना टाइम गुजारती हैं। और फिर जब अगले साल जब स्प्रिंग का ज़माना आता है तब ये वापस चली जाती हैं। देखिए, माइग्रेशन पक्षियों का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक इनका बायोलॉजिकल क्लॉक है बर्ड का, कि एक टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से उनको अलार्म करता है कि टाइम आ गया माइग्रेट करने का। क्यों माइग्रेट करते होंगे? सारे फॉर एग्जांपल यूरोप से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, साइबेरिया से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, ज़्यादातर वेटलैंड बर्ड्स हैं, वो क्या करेंगे? उनके पानी फ्रोज़न हो गए, उनके खाने की कमी हो गई, तो वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर खाने की प्रचुर मात्रा है और ब्रीडिंग से पहले वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन उनके जीवन का एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। अगर वो माइग्रेट नहीं करेंगे तो उनके ब्रीडिंग पे भी उसका असर पड़ सकता है। तो एक पार्ट है वो, और वो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो उनको एक्टिवेट टेम्परेचर के हिसाब से करता है कि दिस इज़ द टाइम टू माइग्रेट, और वो माइग्रेट करते हैं और उनको पता है कैसे जाना है और वो वहाँ पर आते हैं। यानी ये पक्षियों का पलायन अनायास नहीं होता, बल्कि एक प्लानिंग के तहत होता है। जिन देशों में ये रहते हैं, जब वहाँ दिन छोटे होने लगते हैं, ठंड बहुत बढ़ जाती है, हर ओर बर्फ जम जाती है और संसाधन यानी भोजन इन्हें उपलब्ध नहीं होता, तब ये दूसरी अनुकूल जगहों का रुख करते हैं। तब एक सिग्नल इनके एंडोक्राइन सिस्टम पे पड़ता है, जिसकी वजह से इनमें एक वो होती है, एक जिज्ञासा होती है माइग्रेट करने की। एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं इनकी बॉडीज़ में। ये सब एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ट्रिगर ऑफ होते हैं, जैसे कि शॉर्टनिंग डे लेंथ्स और ये वो टेम्परेचर्स का ये। फिर जब ये सब होता है तब ये फीडिंग अपना एक इनके एक्सेसिव ये फूड लेना शुरू करती हैं, जिससे इनकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होने लगता है। और वो फैट जो है वही सारी एनर्जी और या ऊर्जा प्रोवाइड करता है माइग्रेशन के लिए। और माइग्रेशन भी ये एक नॉन स्टॉप उसमें नहीं होता है। माइग्रेशन भी जो होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़, ये रुक रुक के होता है।
जैसे कि मान लीजिए एक जगह से शुरू हुई एक बर्ड के फ्लॉक का माइग्रेशन, तो वो कुछ 100 किलोमीटर माइग्रेट साउथ करने के बाद एक जगह कोई एक सूटेबल बीच में हैबिटेट मिलेगा, तो वहाँ पे रुक जाएंगी 2-3 दिन या जितने भी दिन हो सकता है वहाँ पे रहें, और फिर फोरेजिंग करके रेस्ट करके अपने जो फ्यूल या फैट के रिजर्व्स हैं उनको रिप्लेनिश करें, और फिर वो ऑनवर्ड साउथ जर्नी जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ग्लोब की नॉर्थ साउथ एक्सिस पर होने वाला ये पलायन खतरों से भरा हुआ है। इसमें कई पक्षी मर भी सकते हैं और मरते भी हैं। इन पक्षियों के लंबे रास्ते में जो कई स्टॉपओवर हैं, वो मानव हस्तक्षेप के कारण धीरे धीरे या तो खत्म हो रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं। फिर भी इन पक्षियों को अपने वजूद के लिए ये पलायन करना ही पड़ता है। असल में उनका ये माइग्रेशन एक खास रणनीति के तहत है जो जैव विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में या एवोल्यूशन के हिसाब से पूछें तो ये ट्रेट इवॉल्व होने की इनके जेनेटिक मेकअप में आई कहाँ से, ये इवॉल्व कैसे हुआ, ये माइग्रेशन के एक स्ट्रैटेजी, ये एक लाइफ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। मतलब आप अगर वहीं पे जाड़े में रहते जहाँ पे आप थे, हो सकता है मर जाते, और अगर आप मर जाते तब आप ब्रीड नहीं कर पाते, और अगर आप ब्रीड नहीं कर पाते तब आप अपनी जीन्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं कर सकते थे। तो आपको अपनी सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि आप जीवित रहें और इस पोजीशन में रहें कि नेक्स्ट ईयर फिर से ब्रीड कर सकें। अल्टीमेटली जो रीज़न है माइग्रेशन का वो सेल्फ सर्वाइवल ही है। जैसे आप देखें इन पक्षियों को, जैसे नॉर्दर्न शॉबलर दिख रहा है, टफ्टेड डक दिख रहा है, इसके सिर हरे हो गए, अब पंख एकदम चमकने लगे। इस बार तापक्रम ज़्यादा होने की वजह से ग्रेट कॉर्मोरेंट में भी सफ़ेद निशान वाले ग्रेट कॉर्मोरेंट बढ़ने लगे, जो ब्रीडिंग प्लूमेज है। ये बताने लगा, इंडिकेटर है कि किस तरह तापक्रम जो मार्च में बढ़ना चाहिए वो फरवरी में बढ़ गए। अब वो जाने की अपनी तैयारी करने लगे, क्योंकि वहाँ ब्रीड यहाँ नहीं करेंगे, वो अपने घर ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ का तापक्रम एक के इनक्यूबेशन के लिए उतना ही तापक्रम चाहिए, यहाँ ये ब्रीड नहीं कर सकते। तो माइग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ से वो माइग्रेट करते हैं वहाँ के लिए भी एरिया खाली होता है, दूसरे पक्षी जो दूसरे रेसिडेंट हैं उनके लिए जगह बनती है, और जब ये माइग्रेट बैक करके जाते हैं वहाँ, तो वहाँ इनके ब्रीडिंग के लिए जगह तब तक तैयार हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है नेचर को रिसरेक्ट करने का। एक ज़माना था जब ये पक्षी हिंदुस्तान में अक्टूबर के महीने में आ जाया करते थे और मार्च के अंत, कभी कभी तो अप्रैल के पहले हफ्ते तक भी दिखाई देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, ये पक्षी या तो आते नहीं या देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पक्षी माइग्रेटरी है या रेजिडेंट है, यानी कि बाहर से आया है या यहीं का रहने वाला है। उन्हें तो बस पंछियों को देखने का शौक है। एक बार किसी ने भारत के बर्डमैन कहे जाने वाले डॉक्टर सालेम अली से यही सवाल किया था कि बर्ड वॉचिंग आखिर करते कैसे हैं। तो उनका जवाब ये था कि बर्ड वॉचिंग इज़ लाइक मीजल्स, यू हैव टू कैच द डिजीज। मतलब बर्ड वॉचिंग एक बीमारी की तरह है, अगर आपको लग गई तो लग गई, ऐसी चीज़ नहीं है कि सिखाई जाए क्लासरूम में। ये उनका कहना था, और जो मानता हूँ कि काफ़ी हद तक बात सच भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो नेचर या बर्ड्स और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके वो बचपने से ही उनका कुछ एक रुझान या कुछ टिल्ट होता है टुवर्ड्स नेचर, और वो ग्रेजुअली उसमें आ जाते हैं बर्ड वॉचिंग के उसमें। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज़ बर्ड स्टडी के ऊपर ऑफ़र करती हैं। सो जो डॉक्टर सालेम अली ने कहा था कि इट्स लाइक मीजल्स, यू हैव टू कैच द डिजीज़, अब तो मेरे ख़्याल से आजकल के ज़माने में इट कैन बी टॉट, एंड देयर आर पीपल हु विल टेल यू कि फील्ड में आप जाएं तो कैसे रिकॉर्ड करें, बर्ड को आइडेंटिफाई ठीक से कैसे करें कि किस स्पीशीज़ की है, उसके बिहेवियर देख के या उसके बॉडी के प्लूमेज देख के, ये सब है। और फिर एज अ ले पर्सन आप कंट्रीब्यूट बहुत कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। तो उसी से एक नया टर्म अभी हाल में निकला है विच इज़ नोन एज सिटीजन साइंस, कि मतलब
कॉमन सिटीजन्स जो हैं या कॉमन लोग जो हैं वो अपने ऑब्जर्वेशंस अगर एक किसी सेंट्रलाइज संस्था को भेजें और वो संस्था उन सारे प्रेजेंस या रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स को एक मैप पे प्लॉट करे या कुछ करे, तो उससे बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इमर्ज होके आते हैं कि कौन सी बर्ड कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, कौन सी बर्ड कहाँ ज़्यादा रेयर है, ये सब। तो सिटीजन साइंस का आजकल बहुत एक वो है, पॉपुलैरिटी है। खोल के खिड़की चांद हंसा, फिर चांद ने दोनों हाथों से रंग उड़ाए, फूल खिलाए, चिड़ियों को आजाद किया। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको पक्षियों के व्यवहार और उनके संसार से परिचित कराने की। मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में मैं इससे भी बड़ा और डिटेल्ड वीडियो पक्षियों को लेकर बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।